2014 में नरेंद्र मोदी ने जब चुनाव जीता और चुनाव जीतकर वो पहली बार संसद भवन पहुंचे, तो यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने अपना चौखट पर सर झुकाया और संसद को प्रणाम किया। इसके साथ ही उन्होंने भारत के जो करोड़ों लोग हैं उनको ये सपना दिखाया कि जिन उम्मीदों को ध्यान में रखकर, जिन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने वोट दिया है नरेंद्र मोदी को, उन करोड़ों लोगों की सपनों को वो जरूर पूरा करेंगे। अब 2023 है और मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। इन 9 सालों की अगर मैं बात करूं तो इन 9 सालों में मोदी सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए सीधे तौर पर जो कि उन करोड़ों लोगों के साथ जुड़े हुए थे। उनमें से बहुत से ऐसे फैसले जिनका स्वागत हुआ, बहुत से ऐसे फैसले थे जिनकी वजह से उन्हें बहुत सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसे फैसले थे जिनकी वजह से कभी उन्हें तालियां मिली तो कभी उन्हें गालियां मिली। तो आज की अपनी इस वीकली कवर स्टोरी में हम बात करने वाले हैं नरेंद्र मोदी सरकार के उन 9 सालों में लिए गए उन 9 फैसलों के बारे में जो कि सीधा देश की जनता के साथ जुड़े हुए हैं, और वो ऐसे फैसले जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। 2019 से पहले कौन सोच सकता था कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया भी जा सकता है। हटाने की बात तो छोड़िए, अगर इसका जिक्र तक भी होता था तो जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक पूरा हिल जाता था। ऐसी धमकियां मिलती थी कि पूरी घाटी में खून की नदियां बह जाएंगी और तिरंगा उठाने वाला वादी में एक भी शख्स नहीं बचेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के एक ऐतिहासिक फैसले ने हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया। ना ही किसी को कोई धमकी मिली, ना ही खून की नदियां बही, ना ही एक भी गोली तक चली। दिल्ली में कश्मीर पर सिर्फ सुगबुगाहट होती थी और कश्मीर में खून खराबे की धमकियों से लेकर देश की संप्रभुता और सामर्थ्य को चुनौती मिलने लगती थी। यानी देश एक था लेकिन विधान 2 थे। देश का राष्ट्रीय ध्वज एक था लेकिन निशान 2 थे। 70 सालों से ऐसा ही चल रहा था। दिल्ली की परंपरागत राजनीति के लिए कश्मीर के माथे पर लगा अलगाव का कलंक या तो विवादित मुद्दा था या दहकते अंगारे पर पैर रख देने जैसा। लिहाजा किसी ने इसे छुआ ही नहीं। सबने मान लिया था कि कश्मीर का मुद्दा तो कभी सुलझ ही नहीं सकता। अनुच्छेद 370 को हटने का सवाल ही नहीं उठता। और फिर आई तारीख 5 अगस्त 2019 की और अनुच्छेद 370 इतिहास बन गया। बनारस गए हैं क्या आप कभी? बनारस जो कि अब वाराणसी है, बनारस की तंग गलियों से होकर आप गुजरे होंगे भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। क्या कभी किसी ने सोचा था कि बनारस की उन तंग गलियों को तोड़कर, जो पतली पतली गलियां थी, उन गलियों को तोड़कर एक भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? एक ऐसा कॉरिडोर जहां पर एक छोटे बच्चे से लेकर अब एक बुजुर्ग तक बड़ी आसानी से भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच सकता है। ये तो एक बात है। दूसरी बात, क्या कभी आपने सोचा था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो सकता है? कितनी सदियां इसमें खप गई, कितने 500 सालों का इतिहास रहा है, कितनी पीढ़ियां चली गई राम मंदिर का इंतजार करते हुए। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और फिर नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे राम मंदिर का, और अब देखिए वो राम मंदिर 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि विवाद ऐसा था जिसकी आंच में सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि पूरा देश तपता था। जो इसके पक्ष विपक्ष में बोलता था उसकी राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लगता था। मामला कोर्ट में था, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति थी जो भव्य राम मंदिर बन रहा है। उधर वाराणसी का ये रूप भव्य, अद्भुत, ऐतिहासिक, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की नगरी में आस्था के परम धाम का ये नया रूप है। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम के इस नए भव्य और दिव्य परिसर के द्वार विश्व के लिए खोले,
तो सभ्यता का प्राचीन नगर वाराणसी नई उमंग से भरकर धाम के अभिषेक को तैयार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 अहम फैसलों में से एक ऐसा फैसला उन्होंने लिया जिन्होंने बहुत से लोगों को चौंकाया। राजपथ, जिससे गणतंत्र दिवस पर परेड निकलती थी, जिस पथ से होकर, वो राजपथ जो कि दिल्ली की पहचान हुआ करता था, क्या कभी किसी ने सोचा था कि उस राजपथ का नाम ही बदल दिया जाएगा? इस वक्त मैं उसी राजपथ पर मौजूद हूँ, लेकिन अब इसका नाम राजपथ नहीं है, अब इसका नाम है कर्तव्य पथ। और ये जो कर्तव्य पथ से लेकर आप देख रहे हैं, जो राष्ट्रपति भवन आपको पीछे दिखाई दे रहा है मेरे पीछे, इसकी जो दूरी है वो है 3.2 किलोमीटर। और इस पूरे के पूरे एरिया को डेवलप किया जा रहा है। इसकी तस्वीर बदलने का जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, और इस पूरे के पूरे काम को किया जा रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। इस प्रोजेक्ट के तहत ये जो पूरा इलाका है इसे डेवलप किया जा रहा है। इसके दोनों तरफ जो आप देख रहे हैं, कर्तव्य पथ के दोनों ओर यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स को डेवलप किया जाएगा, जहाँ पर सारे के सारे जो ऑफिसेस हैं वो शिफ्ट किए जाएंगे। आप देख रहे हैं उधर इंडिया गेट के पीछे एक कैनोपी के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो स्टैचू है वो नजर आ रही है, वो भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और जो नया संसद भवन तैयार हो रहा है, जिसका रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, विपक्ष उसका विरोध कर रहा है, लेकिन वो भी इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। अपना पक्का घर, टॉयलेट, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बैंक में खाता, ऐसी सुविधाओं के लिए तो गरीब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट करके उनकी जिंदगी पूरी हो जाती, वो हार जाते थे। कौन सोच सकता था कि मिनटों में आपका पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा? मिनटों छोड़िए, अब तो सेकंड्स में जो पैसा है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बहुत ही आसानी से ट्रांसफर हो रहा है। एक ऐसा देश जहां पर लेन देन के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए सूटकेसेस में, ब्रीफ केसेस में लेकर जाते थे अपने लेन देन के लिए, उसी देश में डिजिटल इंडिया का सपना नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ देखा बल्कि उस सपने को पूरा भी किया। एक ऐसा देश जहां पर सरकारी बैंक में अकाउंट खोलना लोगों के लिए एक सपने जैसा होता था, उसी डिजिटल इंडिया में आज 50 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट है। मोबाइल के क्लिक से पैसे की लेन देन की सोच आसान नहीं थी, खास तौर पर तब जब देश के बड़े हिस्से के बारे में ये अवधारणा बन चुकी थी कि उन्हें तो मोबाइल चलाना तक नहीं आता। लेकिन आज दुनिया के कुल डिजिटल लेन देन का 40% भारत करता है। 2014 से पहले भारत पर बहुत से आतंकी हमले हुए। आलम यह था कि ये जो हमले थे इतने ज्यादा बढ़ गए थे, बम विस्फोट आए दिन होते रहते थे, तो इसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा डर बैठ गया था। लोग मॉल जाने से डरने लग गए थे, मार्केट जाने से डरने लग गए थे, क्योंकि वहां पर अगर कोई संदिग्ध वस्तु पड़ी हो, उसे हाथ लगाया तो विस्फोट हो सकता है। और इन आतंकी हमलों को लेकर हमने देखा कि सरकार बार बार ये कहती रही कि इस तरह के हमले हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनका बदला लिया जाएगा। लेकिन बार बार सरकार के कहने के बावजूद हमने देखा कि किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन 2014 के बाद सत्ता में नरेंद्र मोदी आए, और नरेंद्र मोदी के आने के बाद जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो उससे नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा चौंक गए, और उन्होंने फिर सेना को कड़ा आदेश दिया कि इस आतंकी हमले का बदला लिया जाएगा। कौन सोच सकता था कि हमारे सेना के जो जाबाज हैं वो पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की जाएगी, एक बार नहीं 2 बार सरहद के पार जाकर हमारे सेना के जाबाज आतंकियों से बदला लेंगे, आतंकी हमले का, और सरहद के पार वापस लौटकर वापस देश में भी आ जाएंगे। 18 सितंबर 2016 उरी कौन भूल सकता है, ये तारीख जब पाकिस्तानी आतंकियों ने उरी में सेना के बेस कैंप पर हमला किया।
19 जवान बलिदान को प्राप्त हुए। पूरा देश गुस्से से उबल रहा था और प्रधानमंत्री मोदी एक गहरी खामोशी ओढ़े थे। पाकिस्तान का दुस्साहस बड़ा था, जवाब भी बड़ा देना था, लेकिन बीते दशकों का भारत पाकिस्तान का इतिहास दोनों देशों के बीच रिश्ते तोड़ने, व्यापार प्रतिबंध या फिर चेतावनियों तक ही सीमित रहता था। सबकी निगाहें इस पर लगी थी कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कदम उठाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वो संभव किया जो भारत के इतिहास में अभी तक असंभव था। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल का सबसे पहला निर्णय 3 तलाक से निजात देने वाला कानून बनाने का था। कभी कहा जाता था कि ये मसला राजनीति के लिए चुनौती है, जिसे छूने का अर्थ होगा धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी। लेकिन मोदी सरकार ने इसे धार्मिक या राजनीति से अधिक सामाजिक मुद्दे की तरह देखा और देश के सामने रखा और जनादेश हासिल किया। दूसरी बार जनादेश मिला तो वो हुआ जो भारतीय राजनीति के लिए अब तक असंभव था। दवाइयाँ जो है 5,000 की आती थी और अब ये दवाएं 1,500 की आती हैं। मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवल एक प्रतिमा नहीं है, ये 180 मीटर ऊंचा एक ऐसा विचार है जो भारत के लौह पुरुष का सर्वोच्च सम्मान है। स्वतंत्रता के बाद रियासतों को जोड़ने वाले सरदार पटेल, देश के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष कहलाने वाले सरदार पटेल, जितने ऊंचे उनके सिद्धांत और आदर्श, उतनी ही ऊंची उनकी स्मृति में बनाई गई उनकी लौह धातु की प्रतिमा। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सरदार सरोवर बांध पर स्थित 182 मीटर ऊंची ये प्रतिमा जब दुनिया की दूसरी प्रतिमाओं के बरकस खड़ी होती है तो सरदार पटेल के व्यक्तित्व, प्रधानमंत्री मोदी के विजन और भारत के रुतबे की कहानी बयान करती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन पीएम मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 सालों के कार्यकाल में जो 2 साल हैं वो कोरोना महामारी का दौर था, उसमें गुजरे। एक ऐसा दौर था जिस दौर में ना सिर्फ हमारा देश बल्कि पूरा का पूरा जो विश्व था वो कोरोना महामारी से बुरी तरह से जूझ रहा था। हर तरफ हाहाकार मच रहा था, लोगों की जानें जा रही थी और कोरोना जो महामारी थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसे में जरूरत थी वैक्सीन की, जो कि इस महामारी में लोगों की जान बचा सके। विश्व भर में जो वैक्सीन है उसको बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा था। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया और उन्होंने भारत में ही इस वैक्सीन को बनाने का निर्णय लिया। वैक्सीन बनकर तैयार हुई और उस वैक्सीन ने न सिर्फ भारतवासियों बल्कि पूरे विश्व में करोड़ों लोगों की जान बचाई। तो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जो 9 साल थे और जो 9 फैसले थे, उन 9 फैसलों में से ये जो फैसला था स्वदेशी वैक्सीन बनाने का, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा।